नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग बायो रिएक्टर पर चर्चा करेंगे। भाई, बायो रिएक्टर मतलब बहुत, देखिए, आपको वेक्टर ट्रांसफर जीन पढ़ा दिया, वेक्टर लेस ट्रांसफर जीन पढ़ा दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा दिया। मतलब लगभग ये सारी चीजें पढ़ा दी गई। मतलब किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करते हैं या रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। क्या आप मेथड ही केवल जानना चाहोगे कि ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं, कॉमर्शियल फॉर्म में या लार्ज स्केल में इसको कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। तो लार्ज स्केल में बहुत अत्यधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या ऑर्गेनिज्म को प्राप्त करने के लिए जिस पात्र का या जिस बर्तन का या जिस कंटेनर का उपयोग किया जाता है, उसी को बायोरिएक्टर के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये आपको ये पता है, ये क्या है अपना GOI। अब तो आपको GOI रट चुका होगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इच्छित डीएनए का खंड जिसको आपने लिया है, जिसको फॉरेन डीएनए कहा जाता। अब इस फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़कर किसी सेल्स में प्रवेश कराया जाता है। चलो सपोज दैट में ये सेल्स है, ये सेल्स का डीएनए है, ये इस सेल्स के डीएनए में अंदर प्रवेश कराया इसको, और ये यहां इस प्रकार से जुड़ गया। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सेल या ऑर्गेनिज्म के नाम से मुख्य रूप से इस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। पहली बात तो ये आपने यहां तक पढ़ लिया है, यहां तक आपने स्टडी कर लिया कि किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल प्राप्त कर ली या ऑर्गेनिज्म प्राप्त कर चुके हैं। अब स्वाभाविक है कि इसको क्या आप 1 2 4 प्राप्त करोगे है कि अपने लिए ही बनाओगे कि भैया मैं अपने परिवार के बच्चों में या अपने परिवार में मुख्य रूप से नए नए सेल पैदा कर लूं, बस और कोई मतलब नहीं है। भाई, इसको जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने वैज्ञानिक ढंग से इसको बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको मार्केट में आपको लाना पड़ेगा। यानी मार्केट में लाने के लिए, यानी कॉमर्शियल फॉर्म में इसको डेवलप करने के लिए या लार्ज स्केल पर या मास स्केल पर इसको उत्पादित करने के लिए जिस कंटेनर का उपयोग किया जाता है, उसी कंटेनर को बायोरिएक्टर कहा जाता है। उसी कंटेनर को क्या कहा जाता है? बायोरिएक्टर कहा जाता है, जो 100 से 1000 लीटर का होता है। 100 से 1000 लीटर का होता है, ऐसा हमारा एनसीईआरटी की बुक कह रही है। इससे बड़े भी हो सकते, लेकिन अपनी एनसीईआरटी ने 100 से 1000 लीटर कह दिया, तो आपको बस यही ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये मान के आप चल लें, या आपको मुख्य रूप से यही ध्यान में रखना है, यानी कि कॉमर्शियल फॉर्म में या अत्यधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल या ऑर्गन को प्राप्त करने के लिए जिस कंटेनर का उपयोग किया जाता है, उसी कंटेनर को बायोरिएक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोरिएक्टर के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई, बायोरिएक्टर होते क्या, आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी हो चुकी। अब ये बायोरिएक्टर दो प्रकार के होते हैं। बायोरिएक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल स्टैंडर्ड बायोरिएक्टर होता है, क्या एक स्पार्जर स्टैंडर्ड बायोरिएक्टर होता है। तो सबसे पहले आपके सामने में देखिए ये किस प्रकार का होता है वो देखें। ये इसका जो बेस है वो जरा कर्व बनाएंगे। बेस कैसा बनाएंगे? कर्व बनाएंगे। बिल्कुल इस प्रकार से नहीं बनाएंगे सीधी लाइन, ऐसे ही। ये कर्व क्यों बनाया जाता है उसका सीधे सीधे, और मैं चाहूं तो कर्व बना दीजिए, क्योंकि यहां मिक्सिंग की क्रिया सही ढंग से हो सके, मिक्सिंग की क्रिया मुख्य रूप से सही ढंग से हो सके, इस वजह से इसको कर्व बनाया जाता है। इधर ऊपर ये आपने क्या लगा दिया? एक पिलर लगा दिया।
क्या लगा दिया, एक मुख्य रूप से पिलर लगा दिया। क्या लगाया बच्चों, पिलर लगा दिया पिलर। इस पिलर को मुख्य रूप से आपको क्या करता है, इसमें ब्लेड लगी रहती है। क्या लगी रहती है, ब्लेड लगी रहती है, इम्पिलर कहा जाता है। देखिए ये मैं ब्लेड लगा रहा हूं बच्चों, देखते चलना। ये देखिए ठीक है, ये क्या लगा दिए गए, ब्लेड लगाए गए। ये क्या लगाए गए, ब्लेड लगाए गए। सबसे ऊपर वाले को, इसको तो मतलब कह दें आप इम्पिलर कहा जाता है इसको। सबसे ऊपर वाला जो ब्लेड है, इस ब्लेड को फॉर्म ब्रेकर कहा जाता है। फ्रॉम ब्रेकर के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। सबसे ऊपर वाला जो मुख्य रूप से रहता है, इसको फॉर्म ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। पहली बात, ये ब्लेड है, ये मूवमेंट है, ये मोटर लगी हुई है। देखिए ये मोटर है जो मूवमेंट कराएगी, जो मुख्य रूप से मूवमेंट कराएगी। वॉच है, कितने समय तक करना है, कितने समय तक नहीं करना है। इसके बाद इसके ऊपर ये इस प्रकार से एक पोर्ट डालेंगे, एक इधर डालेंगे। ये जो है एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। यहां से आप इस प्लेस से बेस या एसिड को प्रवेश कराएंगे, क्योंकि इस कंटेनर का मुख्य रूप से पीएच मेंटेन रखना है। आपको क्या रखना है, पीएच मेंटेन रखना। इस वजह से मुख्य रूप से इधर यहां से आपको स्टीम, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम प्रवेश करानी होगी। स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम, में इधर थोड़े से लिखे देता हूं, ये रिकॉम्बिनेंट सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अपना कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मुख्य रूप से अपने को ये वाला जो सेल है या ऑर्गेनिज्म है, इसकी बहुत अधिक कॉपी प्राप्त करनी है, बहुत अधिक कॉमर्शियल रूप में इनको प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इससे ध्यान रखना कि ये जो आपका बेस है, ये बेस मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। पहली बात तो ये, इसमें मुख्य रूप से एक रॉड डली रहती है जिसको इम्पिलर कहा जाता है, जिसमें ब्लेड लगी रहती है। क्या लगी रहती है, ब्लेड लगी रहती है। आपने मिक्सी देखी होगी, मिक्सी देखी होगी, तो मिक्सी का आइडिया लगा लीजिए आप। बिल्कुल चारों, जब मशीन से चालू करते हैं ऐसे घूमते हैं, ऐसे ये घूमता है। क्यों घूमता है, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, ब्लेड इसमें क्यों लगाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाले जो होते हैं उसको फॉर्म ब्रेकर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि एसिड मेंटेन करने के लिए, एसिड मेंटेन करने के लिए एक पोर्ट लगा रहता है जो पीएच का कंट्रोल करता है। यानी वही एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि पीएच को मेंटेन करने के लिए एक पोर्ट लगा रहता है। एक मुख्य रूप से स्टरलाइजेशन करने के लिए लगा हुआ रहता है। एक, यदि आप चाहें तो मुख्य रूप से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पोर्ट लगा रहता है। क्या, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पोर्ट लगा हुआ रहता है। और यहां से सीधे सीधे जो नीचे से एयर प्रवेश करे, और एयर भी कैसी, स्ट्राइल एयर। क्या, स्ट्राइल एयर प्रवेश करने के लिए, मैं थोड़ा सा इधर से लिखूं, स्ट्राइल एयर प्रवेश करे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है भाई, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से एयर तो प्रवेश करानी पड़ेगी।
क्या एयर तो मुख्य रूप से प्रवेश करानी पड़ेगी कि नहीं करानी पड़ेगी? तो इस वजह से मुख्य रूप से इधर से आपके क्या जा रही है, एयर जा रही है। अब मुख्य रूप से इसमें क्या करना है आपको, देखिए न्यूट्रिएंट मीडियम डालना है। क्या डालना है? न्यूट्रिएंट मीडियम में ही सेल ग्रो करती है, ये आपको पता है, कल्चर करती है। क्या कल्चर, बैक्टीरिया को दो प्रकार से कल्चर कराया जाता है, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। वो क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एपरेटस बता रहा हूं, केवल क्या बता रहा हूं, ये जो मतलब कंटेनर लिए जाते हैं वो कौन कौन से कंटेनर होते हैं। ये देखिए इसमें ये जो डला हुआ है ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम, क्योंकि कोई भी सेल्स जो है वह इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में यानी पोषक माध्यम में ही वृद्धि करती है, पोषक माध्यम में ही मुख्य रूप से वृद्धि करती है। इसके लिए इसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन सोर्स होना चाहिए। आपके पीएच मेंटेनर तो आपका है ही, पीएच मेंटेनर मुख्य रूप से होना चाहिए। इनोकुलम होना चाहिए। इनोकुलम का मतलब है कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से आपको यहाँ थोड़ा डालना पड़ेंगे, जिनको क्या कहा जा रहा है, इनोकुलम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनोकुलम। इनोकुलम आप जानते हैं, जैसे घर पे मम्मी दही बनाती हैं, दही को या कोई भी दही बनाता है तो थोड़ा सा जामुन डाल देता है, यानी उस जामुन में क्या होते, बैक्टीरिया होते, उस जामुन में क्या होते, बैक्टीरिया होते, तो मुख्य रूप से दूध को दही में कन्वर्ट कर देते। ऐसे ही मुख्य रूप से ये बैक्टीरिया की इसमें डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा इनोकुलम डालना पड़ेगा, जिसके कारण मुख्य रूप से ये ग्रोथ करें, ये वृद्धि करें। अब ऐसा ना हो मुख्य रूप से एक ही स्थान पर वृद्धि करते हैं, एक ही स्थान पर चूंकि ये वृद्धि करने लगे तो जिस कारण से इसमें टॉक्सिन मटेरियल बढ़ेगा उसी जगह पर, भाई टॉक्सिन भी तो बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि इस स्थान पर की सेल्स नष्ट होने लगे। इस वजह से इस कंटेनर में ये ब्लेड लगाए जाते हैं कि इनको मुख्य रूप से चारों ओर से ऐसे घूमेंगे तो ये जो बैक्टीरिया बन रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया बन रहे हैं, ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से चारों स्थान पर मुख्य रूप से चारों ओर पहुंच जाए, इस वजह से ये ब्लेड लगाए जाते हैं। अब ब्लेड लगाओगे तो स्वाभाविक है, मतलब ये मिक्सिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर मुख्य रूप से एक फॉर्म स्ट्रक्चर बनेगी, झाग जैसी संरचना बनेगी। उस झाग को समाप्त करने के लिए, इस झाग को समाप्त करने के लिए सबसे ऊपर के जो ब्रेकर होते हैं, जो सब ब्लेड जो हैं, जो ब्लेड हैं, उस ब्लेड, उस ये वाले जो ब्लेड हैं वह मुख्य रूप से उस फॉर्म को समाप्त करने का कार्य करते हैं, झाग को समाप्त करने का कार्य करते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से इनको फॉर्म ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फॉर्म ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। यही मुख्य रूप से आपका कौन सा सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर है। मैं लिख दूं यहां, यही लिख देता हूं, नंबर 1 जो है वह कौन सा है? सिंपल कौन सा है बच्चों? सिंपल बायो रिएक्टर। अब दूसरा जो रिएक्टर आता है, दूसरा जो रिएक्टर आता है वह मुख्य रूप से देखिए बच्चों कौन सा होता है। इधर बनाओ, इधर कि इधर ही बना दो, चलिए देखिए ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, कंपैरिजन चलेगा। इसका बेस जो है, इसका जो बेस है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। इसका कर्व शेप था मिक्सिंग के लिए, बताया क्या, मिक्सिंग के लिए जो बहुत हेल्प करता है, लेकिन इसका बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, चपटा होना चाहिए ये, इस वजह से मैंने फ्लैट या चपटा बना दिए। ठीक है, इसमें भी भैया एक पिलर लगा दो, लेकिन ये जो पिलर है बिल्कुल सिंपल पिलर है। ये जो पिलर है, जो सिंपल पिलर है, इसमें यहां किसी प्रकार का कोई ब्लेड नहीं पाई जाती, बस नीचे बेस पर मुख्य रूप से एक ब्लेड पाई जाती है। ये बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है? तो ये सिंपल पिलर है, पहली बात तो ये है मुख्य रूप से। इसके बेस पर, इसके बेस पर एक प्लेट पाई जाती है, इसके बेस पर मुख्य रूप से एक प्लेट पाई जाती है जिसमें छिद्र होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको स्पार्जर कहा जाता है, जिनको स्पार्जर कहा जाता है। यह जो स्पार्जर जो है वह ऑक्सीजन मतलब एयर को क्या
जो छिद्र होते हैं जिससे मुख्य रूप से एयर तेजी से निकलती है, एयर तेजी से यहां से होकर जाएगी, एयर तेजी से निकलेगी, तो ये एयर मुख्य रूप से ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो मुख्य रूप से धीरे धीरे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और इस प्रकार से लहरों जैसी कंडीशन मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। ये इस प्रकार से ये कंडीशन, तो ये जो कंडीशन है ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये मिक्सिंग के लिए मुख्य रूप से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसमें देखिए न्यूट्रिएंट मटेरियल वही का वही डला हुआ है, विशेष ध्यान आप देना। ये सोच है कि न्यूट्रिएंट मटेरियल मैं नया बना रहा हूँ, न्यूट्रिएंट मटेरियल कोई नया नहीं बन रहा, ये सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। दूसरे नंबर का मुख्य रूप से जो आपका कंटेनर है जिसको स्पार्ज कंटेनर कहा जाता है, स्पार्ज स्टाइल टैंक, ठीक है, वो ये है। तो विशेष तौर पर बिल्कुल सिंपल है, इसकी तुलना में ये सिंपल है, लेकिन कॉमन मोस्ट कौन सा है, ये वाला है, इसका उपयोग अधिक किया जा रहा है, इसका उपयोग मुख्य रूप से अधिक किया जा रहा है, इस वजह से कॉमन मोस्ट ये। तो यहां से जैसे ही एयर स्टाइल एयर अंदर प्रवेश करेगी तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि पानी में देखना, नीचे से मुख्य रूप से पानी में नीचे से आपका क्या लगा रहता है, ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे नीचे से, तो बुलबुले ऊपर उठते चले आते हैं, बुलबुले ऊपर मुख्य रूप से उठते चले आ जाते हैं, तो जिसके कारण तरंगें सी मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं। क्या तरंगें ये उत्पन्न होती हैं, ये मुख्य रूप से आपके क्या करते हैं, सीधे सीधे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर। इसको आप लिख सकते हैं, ये जो उत्पन्न हो रहे हैं ये इंक्रीज, लिख दूं मैं यहां, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ये जो लहरें जैसी उठ रही हैं, नीचे से एयर जा रही है, नीचे से एयर, कल्पना करिए, इमेजिनेट करिए, बिल्कुल देखिए, नीचे से एयर जा रही तो बुलबुले बनेंगे, क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। तो ये जो बुलबुले हैं वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, सरफेस एरिया को मुख्य रूप से इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। ये बुलबुले जो उठ रहे हैं ये सरफेस एरिया को, ये क्या है, एयर बबल्स है, ये क्या है, एयर बबल्स, एयर बबल्स हैं जो सरफेस एरिया मुख्य रूप से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एयर बबल्स ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से लहरों जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिनको गैस, ये जो उत्पन्न हो रहे हैं इनको गैस, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है गैस एंट्रेंटमेंट, दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है अभी, कहा जाता है, क्या, गैस एंट्रेंटमेंट के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो बिल्कुल ये आप सिंपल है, एक बार से मुख्य रूप से समझ लीजिए। इसमें सिंपल रॉड डली रहती है, इस प्रकार के ब्लेड नहीं लगे रहते हैं, विशेष तुलना करिए, इसमें ब्लेड लगे हुए थे, इसमें नीचे की साइड में एक ब्लेड होता है और बेस पर, इसके नीचे या बेस पर एक प्लेट पाई जाती है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं और इससे एयर बहुत तेजी से निकलती है, एयर बहुत तेजी से निकलती है, जिस कारण इसको स्पार्जर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पार्जर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पार्जर। ये स्ट्राइल एयर तेजी से फेंकने का कार्य करता है, या तो ये कह सकते हैं तेजी से निकलती है, या मुख्य रूप से स्ट्राइल जो एयर होती है उसको तेजी से फेंकने का मुख्य रूप से कार्य करता है, जिसके कारण बुलबुले उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण क्या, बुलबुले, भाई नीचे से आप इमेजिनेट कर लिए, एयर को पहुंचाइए तो ऊपर जाओगे तो बुलबुले उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे, बबल्स मुख्य रूप से इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, जिससे एयर ट्रैप्ड होती है। एयर क्या होती है, ट्रैप्ड हो रही है, एयर को पकड़ा जा रहा है। तो ये जो तरंगें जो उत्पन्न हो रही है एक तरीके से यहाँ एयर ट्रैप्ड हो रही है, एयर ट्रैप्ड हो रही है। तो हमारी एनसीईआरटी में एयर ट्रैप्ड को क्या कहा जा रहा है, गैस एंट्रेंटमेंट कहा जाता है, गैस एंट्रेंटमेंट के नाम से जाना जाता है, जिससे एयर अधिक मिलती है। जैसे एयर ट्रैप्ड होगी तो यानी कि स्वाभाविक है, नीचे से एयर जा रही तो एयर मुख्य रूप से इनको अत्यधिक मात्रा में मिलेगी। तो ये मुख्य रूप से आपके ये है। अब आपको क्या बताना है, डिफरेंस देख लीजिए। इसकी बेस, इसका जो बेस होता है वह कैसा होता है, कर्व्ड होता है, इसका बेस फ्लैट होता है, चपटा होता है। पहला ये, इसमें इम्पिलर होता है, इसमें भी इम्पिलर होता है, लेकिन इम्पिलर में ब्लेड नहीं पाई जाती, पिलर है
पिलर है, रॉड है, लेकिन सिंपल रॉड है, इस प्रकार की ब्लेड नहीं पाई जाती। मिक्सिंग के लिए जो ब्लेड है वह इसमें मुख्य रूप से ब्लेड नहीं लगी रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कि इसमें भी वही बैक्टीरिया मतलब इनोकुलम डालना पड़ेंगे, जिसके कारण मुख्य रूप से ये वृद्धि करेंगे। क्या ये सीधे सीधे मुख्य रूप से। तीसरी चीज बताई जाती है कि इसमें स्पार्जर होता है, इसमें स्पार्जर नहीं होता है, इसमें स्पार्जर होता है, इसमें स्पार्जर नहीं होता है। आज के समय में जो उपयोग किए जा रहे हैं वह मोस्ट कॉमन, यानी कि ये मुख्य रूप से आपका क्या है, मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर है। चाहे तो लिख सकते हैं ये मोस्ट कॉमन बायो रिएक्टर है, ये मोस्ट कॉमन मुख्य रूप से बायो रिएक्टर होता है। क्लियर, पहली बात तो ये। इसमें मुख्य रूप से एयर ट्रैप्ड होती है, इसमें इस प्रकार का एयर ट्रैप्ड कोई किसी प्रकार से मुख्य रूप से नहीं होती है। और आपका वो तो कल्चर मीडियम तो यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम तो दोनों में ही डालने पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं डाले जाएंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह सब मुख्य रूप से डाले जाते हैं। तो ये आपका क्या है, ये डिफरेंस है जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, ये ब्लेड का बहुत बड़ा महत्व है, ये विषय ध्यान रखना। ब्लेड मुख्य रूप से क्या करता है कि ये बैक्टीरिया एक ही स्थान पर कॉलोनी बनाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से कॉलोनी तो बना रहे हैं तो टॉक्सिन पदार्थ ही बन रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया ही नष्ट हो जाएंगे, इनकी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इनको ब्लेड लगा दी जाती है, तो जिससे ये चारों ओर फैल जाते हैं। क्या, जिससे चारों ओर मुख्य रूप से फैल जाते हैं, तो इनका जो टॉक्सिन मटेरियल है, बैक्टीरिया, वो चारों ओर फैल जाएंगे, तो एक स्थान पर इनकी क्वांटिटी मुख्य रूप से कम होती है। इस वजह से मुख्य रूप से ये ब्लेड लगे रहते हैं कि एक जगह ना फैलें बायो कंटेनर में। तो ये है आपका तुलनात्मक अध्ययन, मैंने आपको बताया सिंपल स्टैंडर्ड बायोरिएक्टर और स्पार्ज स्टैंड बायोरिएक्टर, टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हैं। आपके 12th में मुख्य रूप से डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं, 12th में डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं, तो आपको बस ये डायग्राम बनाने, कोई जो पूछ लिया जाए, सिंपल वाला पूछ लिया जाए या मुख्य रूप से आपका स्पार्ज्ड स्टैंड पूछ लिया जाए, तो जो पूछ लिया जाए उसके डायग्राम आपको बनाना और उसके बारे में लिख के आना। और डिफरेंस भी पूछे जा सकते हो, तो डिफरेंस रूप में भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर, तो ये है आपका टैंक। अब मुख्य रूप से प्रश्न उठता है, क्या, अब प्रश्न उठता है कि मुख्य रूप से किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनको कल्चर मीडियम कैसे किया जाता है। कल्चर मीडियम करने के लिए मुख्य रूप से दो टेक्निक अपनाई जाती है। कल्चर मीडियम करने के लिए दो टेक्निक अपनाई जाती है। नंबर एक जो टेक्निक होती है वह बैच कल्चर कहलाती है। बैच कल्चर। और नंबर दो रहती है वह कंटिन्यूअस कल्चर अपना। पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जिससे मैं हट चुका हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो मैं मिटा दूं, फिर समझाता हूं। ये तो आपके बायो कंटेंट जो रिएक्टर है, उस बायो रिएक्टर के टाइप दो बताए थे, सिंपल और स्पार्ज। ठीक है, अब मुख्य रूप से दूसरे आते हैं कि कल्चर किस प्रकार से किया जाता है। इनको कल्चर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो दो प्रकार से कल्चर किया जा सकता है। बायोरिएक्टर में दो प्रकार से कल्चर होता है। नंबर एक जो कल्चर होता है, नंबर एक जिसको बैच कल्चर, जिसको क्या कहा जाता है, बैच कल्चर कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा जो कल्चर होता है, इस कल्चर को कॉन्टिन्यूअस कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस कल्चर के नाम से मुख्य रूप से जाना ये मान के चलिए। ये है आपके बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर के लिए। पहली बात तो ये। अब बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर होता क्या है, तो टैंक में बना लूं। देखिए, वही टैंक, कोई समस्या नहीं है। अब टैंक आपका मुख्य रूप से बना चुके हैं आप। ये
ये ब्लेड लगा दी, जो भी आप करना चाहें तो ये ब्लेड लगा दी, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। बैक्टीरिया को आपने डाला, ये बैक्टीरिया को डाल रहे हैं, ये मीडियम है, ये क्या चीज है, मीडियम है, जिसको क्या कहा जा रहा है, न्यूट्रिएंट मीडियम कहा जा रहा है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में जैसे इनोकुलम डालोगे, एक इनोकुलम डाला, जैसे ये सपोज दैट ये फर्स्ट इनोकुलम डाला, तो इस एक इनोकुलम से यानी बैक्टीरिया, इससे ध्यान रखना, जामुन जिसको कहते हैं इनोकुलम को, एक बैक्टीरिया से मुख्य रूप से दो बैक्टीरिया बनते हैं, फिर दो से मुख्य रूप से चार बैक्टीरिया बनेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे वृद्धि होती चली जा रही, देख रहे हैं आप। प्रारंभ में वृद्धि जो होगी बिल्कुल धीरे धीरे होगी, लेकिन बाद में जो ग्रोथ होगी यानी कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ग्रोथ रेट मुख्य रूप से इस मेथड में धीरे धीरे मुख्य रूप से बढ़ती चली है, क्योंकि एक बैक्टीरिया को डाला या दो बैक्टीरिया को डाला तो उनसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज में यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से मुख्य रूप से ग्रोथ रेट है जो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। माना कि हर 30 सेकंड में, 30 सेकंड का समय मैं लेके चल रहा हूं, माना कि 30 सेकंड में एक से दो बैक्टीरिया, ग्रोथ रेट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि माना कि 30 सेकंड में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, तो आपको यह पता होना चाहिए एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने तो वृद्धि कितने की हुई, आप बता सकते हैं ग्रोथ रेट में वृद्धि कितने की हुई, बोलिए। है नहीं, देखिए वृद्धि जो हो रही है यहां वह एक की हो रही है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की, ओनली वन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल की वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि एक से दो बन रहे हैं, एक तो पहले ही था, एक तो पहले ही था, लेकिन जो एक बना वह न्यू इंडिविजुअल बोला जाएगा इसको, एक न्यू इंडिविजुअल बना, ठीक है। तो एक से दो बने यानी एक तो पूर्व में ही था, तो एक की वृद्धि हो गई, तो इसको मुख्य रूप से कहा। अगले जो 30 सेकंड में, अगला 30 सेकंड का जो समय आएगा उसमें देखिए अब दो हो चुके थे, दो से क्या बनेंगे, चार बनेंगे, एक से दो, दो से चार, तो ये चार बने। तो यहां मुख्य रूप से जो ग्रोथ हो रही है वह कितने की हो रही, दो न्यू इंडिविजुअल, कितने, दो न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ हुई। फिर कितने हो गए, दो से एक से दो, दो से दो यानी चार बन गए, तो मुख्य रूप से कितने की वृद्धि हुई थी, यहां चार की वृद्धि हो रही थी, यानी दो की वृद्धि हुई, सिर्फ दो तो पूर्व से ही थे, चार बने तो यानी दो की नई न्यू इंडिविजुअल वृद्धि हुई। अब इन चार से चार दूनी आठ, तो आठ बने, एक दो तीन चार पांच छह सात, आठ बन गए। तो स्वाभाविक है कि यहां जो अगला जो 30 सेकंड का टाइम आएगा उसमें मुख्य रूप से कितनी वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। तो देखिए मैं ये अभी बता देता हूं कि ब्लैक से मार्क किए दे रहा हूं वृद्धि कैसे होती चली जा रही है। देखिए ये देखिए ये ब्लैक से मार्क किया है, तो ये कितने की वृद्धि, 4 न्यू इंडिविजुअल की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अब इनसे मुख्य रूप से 8 जो थे, इनसे देखिए, तो इनसे 8 दूनी 16, तो 16 बने। तो यहां मुख्य रूप से ग्रोथ कितने की हुई, 30 सेकंड में 8 की ग्रोथ हुई, कितने की ग्रोथ हुई, तो ये 8 न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ रेट हुई। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कहा जाता है कि जो वास्तव में ग्रोथ रेट है, तो वह ग्रोथ रेट क्या है, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एड इन यूनिट टाइम या पर टाइम। देखिए तो ग्रोथ रेट अपने क्या बोल सकती हैं, ग्रोथ रेट क्या हुई, नंबर ऑफ, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एड
पर टाइम, पर यूनिट टाइम या पर सेकंड जो भी टाइम लिया है उस टाइम में मुख्य रूप से जो न्यू इंडिविजुअल ऐड हुए उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, ग्रोथ रेट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो एक कर्व, मतलब इसमें जो एक वृद्धि दर जो है वह वृद्धि दर किस प्रकार से हो रही है, तो उसके लिए मुख्य रूप से एक आपके सिगमोइड वक्र का नाम दिया हुआ है, कर्व का नाम दिया हुआ है आपके उसमें एनसीईआरटी में। तो यहाँ कहीं जगह है, पहले तो आप ऐसा करिए, इसका वो डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। इसको देखिए मैं थोड़ा सा मिटाल रहा हूं, वो तो बार बार बनने पड़ेंगे, तो बार बार बनते चलेंगे। ग्रोथ रेट किस प्रकार से हुई देखिए, ये आपका एक कर्व है। सबसे पहले ग्रोथ रेट ऐसे हो रही है, धीरे 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 वृद्धि हो रही थी, फिर ये ऐसे वृद्धि हुई। देखिए इस प्रकार से वृद्धि क्यों हुई, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं। कंटेनर में जब धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी, यहां सबसे पहले ये मीडियम डला हुआ है, न्यूट्रिएंट मीडियम, इसमें आपने इनोकुलम डाला, ये इनोकुलम डाला है, ये विशेष ध्यान रखेंगे, इनोकुलम है, ये क्या है, इनोकुलम है। तो जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस प्रकार से इन बैक्टीरिया की कॉलोनी में वृद्धि होती जाएगी, बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। तो स्वाभाविक है जो न्यूट्रिएंट मीडियम डला हुआ है इसमें जो न्यूट्रिएंट मीडियम डला हुआ है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। धीरे धीरे उस न्यूट्रिएंट मीडियम की मात्रा कम होने लगेगी, एवं बैक्टीरिया के द्वारा जो पदार्थ बनाए जा रहे हैं, यानी टॉक्सिन मटेरियल भी बनाया जा रहा है, तो उस टॉक्सिन मटेरियल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिस कारण से मुख्य रूप से बैक्टीरिया के नष्ट होने के चांस रहते हैं। क्या बैक्टीरिया मुख्य रूप से नष्ट होने लगते हैं, तो बाद में मुख्य रूप से ये जो ग्रोथ रेट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि संख्या अधिक बढ़ गई। वैसे ध्यान दें, संख्या अधिक बढ़ गई है, न्यूट्रिएंट मीडियम कम हो गए, इधर टॉक्सिन पदार्थ भी बढ़ गए हैं, तो ये ग्राफ मुख्य रूप से पुनः नीचे बेस के बराबर आने लगता है, यानी कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वही चीज इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो प्रारंभ में जो ग्रोथ रेट धीरे धीरे हो रही है, इसको लैग फेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लैग फेज कहा जाता है। फिर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे वृद्धि हुई और एकदम बढ़ने लगी। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ग्रोथ रेट धीरे धीरे वृद्धि हुई, एकदम बढ़ने लगी। इसको मुख्य रूप से लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है। शियल फेज के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है ये। फिर आप देख रहे हैं कि जैसी मात्रा, मतलब इनकी वृद्धि बहुत तेज हुई, तो यहां बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत अधिक बन गई, तो न्यूट्रिएंट मीडियम समाप्त हुई, इधर टॉक्सिन पदार्थ की मात्रा बढ़ी, तो जिसके कारण ये वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये वृद्धि धीरे धीरे मैंने कम कर दी। इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, ये वृद्धि देखिए, देख रहे हैं, ये वृद्धि धीरे धीरे कम हो रही है, वृद्धि धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, स्टेशनरी, क्या, स्टेशनरी मुख्य रूप से, या प्लेट्यू फेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टेशनरी, या इसको प्लेट्यू फेज के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपकी फर्स्ट कल्चर। फर्स्ट कल्चर कौन सा, बैच कल्चर। कौन सा कल्चर आपको समझाएगा, ये बैच कल्चर है, विशेष ध्यान रख लें। इस कल्चर में मुख्य रूप से धीरे धीरे कंटेनर में जैसे इनोकुलम डाला जाएगा, धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी, धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी। एक फेज ऐसी कंडीशन आती है कि वहां इतनी अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थों की कमी होने लगती है। जब पोषक पदार्थों की कमी होगी तो धीरे धीरे ग्रोथ रेट फिर से कम होने लगती है। तो ये ग्रोथ रेट आपके देखिए, एक पहले, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इस प्रकार से मुख्य रूप से नई ग्रोथ रेट बढ़ती चली जाती है। तो इसको ले लीजिए फोटो। पहला ये है, चलिए अब दूसरा मिटाल दो इसको। अब दूसरा टाइप आता हुआ, कौन सा टाइप आता है, कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है,
नाम से स्पष्ट हो रहा है, बैच कल्चर में मुख्य रूप से क्या किया जाता था कि ग्रोथ रेट लास्ट में कम होती थी। यहाँ कंटिन्यूस कल्चर में ग्रोथ रेट कम नहीं होती है, कंटिन्यूस कल्चर में ग्रोथ रेट कम नहीं होती है, लगातार वृद्धि होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है? क्योंकि वहां कंटेनर से एक मटेरियल को निकालते चलते, बैक्टीरिया को निकालते चलते, टॉक्सिन पदार्थ को निकालते चलते, प्रोटीन मुख्य रूप से जो पदार्थ बन रहा है उन पदार्थों को निकालते चलते हैं और ऊपर से फ्रेश मीडियम को पहुंचाते चलते हैं। क्या एक साइड से कल्चर मीडियम में बने पदार्थों को निकाल रहे हैं, नए पदार्थ जो बन रहे हैं, चाहे आपका टॉक्सिन पदार्थ बन रहा हो, चाहे प्रोटीन बन रहा हो, या जो कोई अन्य मटेरियल बन रहा हो, उसको निकाल रहे हैं और उसी में मुख्य रूप से ऊपर से दूसरी साइड से मुख्य रूप से क्या फ्रेश कल्चर मीडियम पहुंचा रहा है, जिसके कारण वृद्धि होती चली जा रही है। तो इसमें लगातार वृद्धि मुख्य रूप से ग्रोथ रेट बनी रहती है, एक जैसी ग्रोथ रेट बनी रहती है, इसमें ग्रोथ रेट मुख्य रूप से कम नहीं होती है। उसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस कल्चर। तो दूसरा कल्चर लिख दिया जाए, कंटिन्यूअस कल्चर। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक टैंक है, ये टैंक है, ये टैंक है। यहां से मुख्य रूप से क्या होता है, पदार्थ को जो इसमें बन रहा है, इसमें जो पदार्थ बन रहा है, ये कॉपी बैक्टीरिया की बहुत अधिक बन गई, तरल पदार्थ जो था वह पूरा का पूरा धीरे धीरे यहां से इसको निकालते चले जाते हैं और इसमें एकत्रित कर लेते हैं। इसमें आपके जो निकाला ये क्या है, फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया हैं, या मतलब जो भी है, मतलब जो भी लिया जा रहा है, और मटेरियल है, पदार्थ है, या मटेरियल को अपन क्या कहें, प्रोडक्ट कहें तो वो ज्यादा बेटर है, प्रोडक्ट है, और टॉक्सिन पदार्थ भी हैं। ये सारे के सारे मुख्य रूप से इसके अंदर हैं, सारे के सारे मुख्य रूप से इसके अंदर हैं। निकाल लिया, अब इस निकाल लिया, अब इसमें इनकी मात्रा हो गई कम, हो गई कम। इधर ऊपर से मुख्य रूप से क्या करते हैं, इस साइड से ये इधर ऊपर से मुख्य रूप से क्या करते हैं, फ्रेश कल्चर मीडियम को एंट्री देते हैं, फ्रेश कल्चर मीडियम को मुख्य रूप से एंट्री दे रहे हैं। ये ताजा, ये लीजिए आपने पहुंचा दिया, इधर से बनते हुए को निकाल रहे हैं, ऊपर से एंट्री दे रहे हैं। तो यानी ये प्रोसेस लगातार चलती रह रही है, एक ही स्थान पर मुख्य रूप से इनकी मात्रा, ग्रोथ रेट अत्यधिक नहीं बढ़ पा रही है, ग्रोथ रेट अत्यधिक मुख्य रूप से नहीं बढ़ पा रही है। बैच कल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे कम होने लगी, यहाँ ग्रोथ रेट लगातार कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं होती है, कम नहीं होती है। तो इस वजह से इसको कंटिन्यूअस कल्चर नाम दिया गया। इसमें जो कर्व बनता है, इसमें जो बनती है ग्रोथ और टाइम के लिए, टाइम के लिए, तो सीधे सीधे इस प्रारंभ में वृद्धि धीमे धीमे होगी, ये विषय ध्यान रखना, प्रारंभ में वृद्धि धीमे धीमे होगी। देखिए ये वृद्धि धीमे धीमे हो रही है, ये देखिए वृद्धि धीमे धीमे हो रही है, और फिर वृद्धि एकदम होती है। ये इस प्रकार से ग्राफ इसका बनता है। क्या, प्रारंभ में वृद्धि धीरे धीरे हो रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे एकदम ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। तो यही ग्रोथ रेट सदैव मुख्य रूप से बनी रहती है। क्यों, एक साइड से निकाला जा रहा है, एक साइड से फ्रेश एंट्री दी जा रही है। तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर। ये क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर। अब इसके बाद मुख्य रूप से आता है डाउन स्ट्रीमिंग। देखिए कंटेनर में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, फर्मेंटर में जिस प्रक्रिया को कराया जा रहा है, उसको बायोसिंथेटिक मुख्य रूप से प्रक्रिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बच्चों, मतलब फर्मेंटर में या कंटेनर में या बायोरिएक्टर में जब तक बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जा रही है, जब तक बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है या वहां क्रिया कर रहा है, उसको बायोसिंथेटिक कहते हैं, या अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो मैं
इसको मिटाना चाहूंगा तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंटिन्यूअस का ले लीजिए, फिर डाउन स्ट्रीमिंग बताता हूं, डाउन स्ट्रीमिंग पर चर्चा करूंगा। ले लिया, चलिए भाई, अत्यधिक मात्रा में आपने कॉमर्शियल रूप से बहुत बना तो लिए, बना तो बहुत अत्यधिक मात्रा में लिए हैं, लेकिन क्या बनाने के साथ साथ ऐसे ही बन जाएंगे? देखिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर से आपने बाहर निकाल लिए, ये पूरे मटेरियल को बाहर निकाला। इसमें क्या क्या होगा? नंबर, ये फ्लूइड है, जैसे पूरा तरल पदार्थ आएगा। इसमें आपके क्या होंगी? प्रोटीन होंगी, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये प्रोटीन अंदर भी होंगे इसके अंदर, और बाहर भी मुख्य रूप से होंगे, बाहर भी होंगे। तो स्वाभाविक है यहां मैं इसको प्रोडक्ट लिखूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे जीओआई के अनुसार। फिर टॉक्सिन मटेरियल भी होगा, क्या होगा? टॉक्सिन मटेरियल भी होगा, और ये बैक्टीरियल सेल भी होगी, जो भी है, मतलब ये इसमें पाया जा रहा है। कंटेनर से आपने बहुत अत्यधिक मात्रा में बनाया, इसको बाहर कर लिया, चाहे सिंपल वाले से किया हो या फिर स्पार्जर में कराया, आपने बाहर निकाल लिया। तो अब इसके मुख्य रूप से, यानी कि यहां तक जब क्रिया चल रही थी, यहां तक जब क्रिया चल रही थी, उस क्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता? बायो सिंथेटिक, या इसको अप स्ट्रीमिंग, क्या, या इसको क्या कहा जाता? अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। जब तक मुख्य रूप से बैक्टीरिया, जब तक बैक्टीरिया कंटेनर में ग्रो कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, जब तक मुख्य रूप से बैक्टीरिया कंटेनर में ग्रो कर रहा है, तब तक इसको बायोसिंथेटिक या अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। जैसे इसको बाहर लाया जाता है, उस प्रोसेस को डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या, कुछ भी आपको याद नहीं बच्चों रखना है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, कि ये जो बन चुका है इसमें आपके मुख्य रूप से सेल्स होंगी, बैक्टीरियल सेल जो भी है, सेल्स है, फ्लूइड है, प्रोडक्ट है, इनको सेपरेट करना है। क्या करना है? इनको सेपरेट करना है। सेपरेट, सबसे पहले मुख्य रूप से इसको सेपरेट करेंगे, ये वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल को सेपरेशन करना है। सेपरेशन के बाद मुख्य रूप से प्रक्रिया जो की जाती है, वह प्रक्रिया कौन सी? प्यूरिफिकेशन की है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस चल रही है, फिर क्या किया जाएगा? प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन के बाद प्रिजर्वेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रिजर्वेशन किया जाएगा। और प्रिजर्वेशन के बाद मुख्य रूप से क्या किया जाता है? क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लिनिकल ट्रायल, यानी मार्केट, जैसे ही आपने इन प्रोडक्ट का इसमें बना, इससे बाहर निकाला, तो सबसे पहले इनका सेपरेशन होगा। टॉक्सिन मटेरियल को अलग किया जाएगा, प्रोडक्ट को अलग किया जाएगा, सेल्स को अलग किया जाएगा, क्या, इससे सेपरेट कर लिया। प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, फिर प्रिजर्वेशन किया जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को ही डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहा जाता है। यानी कंटेनर या बायोरिएक्टर के बाहर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कंटेनर या बायोरिएक्टर या फर्मेंटर के बाहर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसी प्रक्रिया को डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और प्रिजर्वेशन होता है। क्या होता है? प्रिजर्वेशन होता है। तो वही प्रक्रिया पूरी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। फिर जैसे ये पूरी प्रक्रिया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कर ली जाती है, क्या कर ली जाती है, तो उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है। यानी कि अब आपका बन गया, बनने के बाद मुख्य रूप से चूहों पर, बंदर पर या अन्य किसी
मैमल्स जैसे मनुष्य से रिलेटेड बनाई जाती है वैसे, तो उन पर मुख्य रूप से ट्रायल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि ट्रायल सीधे सीधे मनुष्य पे कर दिया गया तो किसी प्रकार के कोई अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर डेवलप हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीज मुख्य रूप से डेवलप ना हो जाए, तो इस वजह से ट्रायल सीधे सीधे ह्यूमन पर नहीं किया जाता है। सबसे पहले जो ह्यूमन लाइक अन्य मैमल्स हैं, ह्यूमन लाइक जो अन्य कैरेक्टर वाले मैमल्स हैं, उन पर मुख्य रूप से इसका ट्रायल किया जाता है। तो ये आपका क्या है, बायोरिएक्टर में, बायोरिएक्टर के माध्यम से आप और हम लोगों ने मुख्य रूप से बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्ट को प्राप्त करके मार्केट में सेल आउट करने के लिए पहुंचा दिया है। तो इतना आपको, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा भाई? बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र है, बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र है या बर्तन है या कंटेनर है जिसमें जिसमें मुख्य रूप से लार्ज स्केल में बैक्टीरिया, लार्ज स्केल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी या पदार्थ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में 100 से 1000 लीटर का पात्र दिया हुआ है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और स्पार्ज्ड। क्या सिंपल और स्पार्ज होते हैं। फिर इनका कल्चर इसमें किया जाता है। कल्चर किया जाता है दो प्रक्रिया से किया जाता है। नंबर एक बैच कल्चर होता है, नंबर एक बैच कल्चर होता है, और नंबर दो मुख्य रूप से कंटिन्यूस कल्चर होता है। कंटिन्यूस बैच कल्चर में मुख्य रूप से ग्रोथ रेट धीरे 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 बढ़ती है और फिर लास्ट में धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन कंटिन्यूस कल्चर जो होता है, कंटिन्यूस कल्चर में ग्रोथ रेट कम नहीं होती है, ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ रही है, जो बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक साइड से मुख्य रूप से इस फ्लूइड को जो बन रहा है उसको निकालते चलते और दूसरी साइड से मुख्य रूप से फ्रेश की एंट्री कराते चलते। तो इस वजह से कंटिन्यूस कल्चर में ग्रोथ रेट कभी भी कम नहीं होती है। तो ये आपका मुख्य रूप से होता है बायो रिएक्टर के अंदर, इतना आपको पढ़ना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप और हम लोग इसमें पढ़ेंगे पीसीआर। क्या पढ़ेंगे? पीसीआर पर चर्चा करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो जीन क्लोनिंग की गई थी ना, क्लोनिंग तो आप जानते हैं, यानी बहुत सारी कॉपी बनाई गई। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाई जा रही है वो एक पीसीआर माध्यम से भी बनाई जाती है। किस माध्यम से बनाई जाती है? पीसीआर के माध्यम से भी बनाई जाती है। इसी मेथड को मुख्य रूप से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें थर्मस एक्वेटिकस द्वारा जो एंजाइम प्रोडक्ट किया जा रहा है, जिसको टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है, उस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो आप अगले टॉपिक का इंतजार करिए, अगले पार्ट का निश्चित है, उसमें पीसीआर को पढ़ाया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है 12th के दृष्टिकोण से। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका।